2 नवंबर 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बरतानवी फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बाल्फर एक मुआहदे के ऊपर दस्तखत करते हैं। इस मुआहदे में यह कहा जाता है कि फलस्तीन के इलाके के अंदर यहूदियों के एक वतन के लिए बरतानवी हुकूमत भरपूर सपोर्ट करेगी। इस मुआहदे के होने के बाद यहूदी पूरी दुनिया से फलस्तीन में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। फलस्तीन के इलाके में मुसलमान अरबों की अक्सरियत है, क्योंकि इस इलाके के ऊपर ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत है और यहाँ पर मुसलमान भी आबाद हैं और यहूदी भी अब आगे हैं। और ये शहर पहले भी इन तीनों मज़ाहिब के नजदीक बड़ा मुकद्दस है, तो इन तीनों मज़ाहिब के लोगों के दरमियान सिविल वार शुरू हो जाती है। यहूदी और मुसलमानों के दरमियान ये इख्तलाफात दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जाते हैं। जब ब्रिटिश एम्पायर को यह कहा जाता है कि आप इनके दरमियान कोई हल निकाल लें, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि देखें भाई, ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है, हमने तो बस इनको यहाँ पर लाकर आबाद करना था, आगे आप जाने और आपका काम जाने। हाँ, अगर आपको ज्यादा ही मसला हल करवाना है तो आप यूएनओ के पास चले जाएं। फलस्तीन का केस यूएनओ में पहुंचता है और 29 नवंबर 1947 को यूएनओ में रेजोल्यूशन 181 पेश की जाती है। इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग फलस्तीन के इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाना था। 12 लाख फलस्तीनियों के लिए 45% जमीन और उसके साथ 5 लाख यहूदियों के लिए 55% जमीन एलोकेट की जाती है। जब ये करारदाद असेंबली में पेश की जाती है तो 33 वोट आते हैं इस करारदाद के हक में और इस करारदाद की मुखालफत में 13 वोट पड़ते हैं और जमहूरियत जीत जाती है और फलस्तीन की वो जगह जो सदियों से अरबों के पास थी, यहूदियों और मुसलमानों में तकसीम कर दी जाती है। 1917 से लेकर 1947 तक जब से यहूदी इस इलाके में आबाद हुए थे, वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। इसराइल के अंदर बाकायदा मिलिट्री तो नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयां करते थे, जिनमें सबसे अहम हगाना, पॉलमक, आर्गन और लीही ग्रुप थे। यहूदियों का जो सबसे पावरफुल मिलिट्री ग्रुप था हगाना, उसके पास 10,479 राइफल्स, 702 लाइट मशीन गन, 2,666 सब मशीन गन, 186 मीडियम मशीन गन, 672 2 इंच मार्टर गोले और 92 3 इंच मार्टर गोले थे। जबकि इसके बरक्स जो फलस्तीनी मलेशियाज थे जो अपने वतन की हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद थे, उनके पास अपनी डिफेंस के लिए वही पुरानी तलवारें, हथियार और डंडे सोटे थे। और इसके बरक्स यहूदी जो थे वो भरपूर तरीके से अपडेट थे। यहूदियों के ये छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स जो है वो गांव के ऊपर हमला करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं और उनको जगह खाली करने पर मजबूर करते हैं। ऐसी सूरत हाल में यहूदियों की दहशत हर तरफ फैली हुई है और कुछ गांव ऐसे हैं जो यहूदियों के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी यहूदियों के पास होगी और वो गांव वाले किसी भी ऐसे शख्स को पनाह नहीं देंगे जो यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ऐसे ही गांव में शामिल एक गांव था दीर यासीन। बीस जनवरी 1948 को इस गांव के लोग गिवात शाल नामी एक यहूदी गांव के लोगों के साथ एग्रीमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी आपके पास है। दीर यासीन के लोग इस एग्रीमेंट के बाद पुरसुकून हो जाते हैं कि हमारा यहूदियों के साथ एग्रीमेंट हो गया है, इसलिए यहूदी हमें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन 9 अप्रैल 1948 को सुबह 9 बजे आर्गन और लीही ग्रुप के शिद्दत पसंद यहूदी इस गाँव पर यह कहकर हमला कर देते हैं कि कुछ अराकी और शामी जंगजू इस गाँव में छुपे हुए हैं और हमें खतरा है कि कहीं ये लोग हमारे ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए हम पहले इन पर हमला कर देते हैं। आर्गन और लीही ग्रुप के बाद हगाना और पालमक ग्रुप भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। सुबह 9 बजे इस गांव के ऊपर हमला किया जाता है और 12 बजे तक इस गांव का सफाया कर दिया जाता है। औरतों और बच्चों को कत्ल किया जाता है, रेप किए जाते हैं, गांव के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, हैंड ग्रेनेड फेंके जाते हैं और जब इसके बावजूद भी तसल्ली नहीं होती तो घरों को बम धमाके से उड़ा दिया जाता है, क्योंकि ये इलाका ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। और उसके साथ साथ दीर यासीन के लोगों का गिवात शाल गांव यहूदियों के साथ एक अमन मुआहिदा भी था, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये सानहा रूनुमा होता है। उस वक्त के मुकामी लीडर ब्रिटिश एम्पायर के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। उस वक्त के सर जॉर्डन मैकलम कहते हैं, आई वुड रिस्क ब्रिटिश लाइव्स ओनली फॉर ब्रिटिश इंटरेस्ट। यहूदियों को ये बात समझ आ चुकी है कि हमने एक ऐसी गलती कर दी है दीर यासीन के सानहे की सूरत में कि जिसने अरब कंट्रीज को गुस्सा दिला दिया है। दीर यासीन सानहे के बाद यहूदियों की मरकजी जियोश एजेंसी ने उर्दन के किंग अब्दुल्ला से माफी भी मांगी
लेकिन बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। यहूदी लीडर बिन गोरियान उन्होंने गोल्डा मायरा को उर्दन भेजा ताकि किंग अब्दुल्ला से बात की जाए और इस मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सके, लेकिन किंग अब्दुल्ला ने कहा कि ये अब मेरा अकेले का मसला नहीं रहा बल्कि ये तमाम अरब कंट्रीज का मसला बन चुका है। दीर यासिन सानहे के बाद अरब कंट्रीज उर्दन, लबनान, शाम, इराक और मिस्र जंग की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जंग से पहले अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल आजम पाशा से जब ये पूछा गया कि आपको कुछ थोड़ा सा अंदाजा भी है कि यहूदियों की तादाद कितनी है, तो जनरल आजम पाशा ने कहा, इट डजंट मैटर हाउ मेनी दीज आर, वी विल स्वीप देम इनटू द सी। जंग से पहले अरब लोगों के पास 23,000 फौज है, 75 ग्राउंड तैयारे हैं, 45 टैंक्स हैं, 372 बंद गाड़ियां हैं और 1400 तोपें हैं। 14 मई 1948 को जिस वक्त बिन गोरियान इसराइल के क़याम का ऐलान कर रहे होते हैं, उसी वक्त 5 अरब ममालिक की अफवाज तल अवीव शहर पर हमला कर देते हैं। इस जंग में मौजूद सबसे ताकतवर फौज अरब लीजन है जो कि उर्दन की है। इसके पास 10,000 फौजी हैं। जंग में इराक शामिल है जिसकी टोटल फौज 21,000 है, 100 तैयारे हैं। मिस्र के पास टोटल 40,000 फौज है। शाम के पास 50,000 फौज है और 50 जंगी तैयारे हैं। लबनान के पास कुल 3500 फौज है, जिनमें से सिर्फ 1000 फौज जंग में भेजता है, लेकिन बाद में यही चंद हजार फौज चंद हजार पाउंड लेकर बिक जाती है। जंग शुरू होती है तो जंग के आगाज में अरब कंट्रीज को, अरब फौज को नुमायां कामयाबी हासिल होती है। आपको मालूम है कि यरूशलेम जो मरकजी शहर है ये 2 हिस्सों में तकसीम है। एक ओल्ड सिटी है जिसको मशरकी हिस्सा कहा जाता है, बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा और दीगर मुकामात मुकद्दसा भी यहाँ पर है। इसके साथ यरूशलेम का दूसरा हिस्सा है जिसको मगरबी यरूशलेम कहा जाता है। ये वो इलाका है कि जहाँ पर यहूदियों की अक्सरियत है। जब 1948 में जंग शुरू होती है तो उर्दन की फौज, जिसको अरब लीजन कहा जाता है, वो मशरकी हिस्से पर कब्जा कर लेती है और उसके साथ साथ वो मगरबी यरूशलेम का मुकम्मल मुहासरा कर लेती है। ये मुहासरा इतना सख्त हो जाता है कि मगरबी यरूशलेम के अंदर पानी की किल्लत हो जाती है। मशरकी यरूशलेम के रिब्बी 28 मई 1948 को ज्यूश क्वार्टर के नुमाइंदे के तौर पर अरब लीजन के पास जाते हैं और जंग बंदी की दरखास्त करते हैं। अरब लीजन इस बात को कबूल करती है, जंग बंदी होती है और वहां से सारे यहूदियों को निकाल कर मगरबी यरूशलेम भेज दिया जाता है। ज्यूश क्वार्टर की फतह ये बहुत बड़ी फतह थी। इस फतह के बाद उर्दन के किंग अब्दुल्ला फलस्तीन पहुंचते हैं जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया जाता है। ये अरब का एक पावरफुल और ताकतवर हमला था जिसमें उन्होंने इसराइल की नौज़ायदा रियासत पर भरपूर तरीके से हमला किया। अब जवाब देने की बारी इसराइल की थी। इसराइल ने दौरान जंग नए फौजी भर्ती करने शुरू कर दिए। हर माह 10,000 के करीब यहूदी वो थे जो इसराइल पहुंच रहे थे और जंग के दौरान इसराइली फौज की तादाद 1,20,000 हो जाती है, जबकि इसके बरक्स 5 ममालिक की फौज सिर्फ 70,000 होती है। जब ये जंग शुरू हुई तो इसराइल में से 3 फौजियों के पास सिर्फ एक वेपन था। इसराइल ने फ्रांस की ब्लैक मार्केट से बहुत ज्यादा असलहा खरीदा। इस असलहे खरीदने को उसने ऑपरेशन बॉलर का नाम दिया और इस ऑपरेशन के तहत बोइंग B-17 फ्लाइंग बॉम्बर, कर्टस C-46 कमांडो, 50 65 mm फ्रेंच माउंटेन गन, 12 120 mm मोटर्स, 10 H-35 लाइट टैंक, 25 AVI S-199 फाइटर, 200 हैवी मशीन गन, 5,000 लाइट मशीन गन और 24,000 राइफल फ्रांस की ब्लैक मार्केट से खरीदे गए। इसके अलावा बरतानिया के चले जाने के बाद 3 शर्मन टैंक और 2 क्रोमवेल टैंक्स भी मिले। ये सारा वो असलहा था जो कि इसराइल ने परचेज किया था। इसके साथ साथ बरतानवी अहद में असले की एक खुफिया फैक्ट्री एलॉन इंस्टीट्यूट भी था जो बाद में इसराइल के कब्जे में आई और आजकल उसको म्यूजियम का दर्जा हासिल है। इस एक फैक्ट्री के अंदर इसराइल ने 3 मिलियन 9 mm बुलेट्स, 2.5 मिलियन बुलेट्स ऑफ स्टीन गन, 15 लाख हैंड ग्रेनेड, 16,000 स्टीन गन, 210 76 mm मार्टर गोले सिर्फ अक्टूबर 1947 से लेकर जुलाई 1948 तक बना लिए थे। 1948 को शुरू होने वाली जंग जिसमें 5 अरब ममालिक ने हिस्सा लिया, इसराइल एक एक करके अपने दुश्मनों का सफाया करता चला जाता है। सबसे पहले लबनान की बारी आती है जिसके पास सबसे कम तादाद में फौज है। बिन गोरियान लबनानी फौज के लीडर से राब्ता करते हैं और चंद हजार पाउंड के एवज उनको खरीद लेते हैं। इराकी फौज जो थी ये उर्दन के रास्ते फलस्तीन पहुंचती है, लेकिन ये भी वेस्ट बैंक तक ही महदूद होती है, आगे नहीं बढ़ती। अरब लीजन ने सिर्फ बैतुल मक़दस का इलाका हासिल किया और उसके बाद वो वहीं पे स्टक हो जाती है। मिस्र ने गजा पट्टी से हमला किया था और वो अशदूद तक
पहुंच जाती है, लेकिन इसराइल ने उसको पीछे धकेल दिया। इसी तरह जो शाम की फौज है उसके पास भी हथियारों की कमी है और मैन पावर की कमी है। इसराइल हाफा, सादिया, जाफा, एकर, बेसमन समेत कई ऐसे इलाके जो कि रेजोल्यूशन 181 के तहत फलस्तीनियों के पास होते हैं उनके ऊपर कब्जा कर लेता है। और उसके बरक्स 5 अरब ममालिक की फौज सिर्फ 14 इसराइली इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब होती है, और इन 14 में से भी सिर्फ एक जगह वो होती है जो कि इसराइल के पास होती है, वगरना 13 जगहें वही होती हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी फलस्तीनियों का ही हक था। 24 फरवरी 1949 को मिस्र के साथ, 23 मार्च 1949 को लेबनान के साथ, 3 अप्रैल 1949 को उर्दन और 20 जुलाई 1949 को शाम के साथ जंग बंदी अमल में आती है। जंग के बाद सूरत हाल ये है कि 55% की बजाय 78% इलाका इसराइल के कब्जे में है। गजा के ऊपर मिस्र का कब्जा है, ओल्ड सिटी और वेस्ट बैंक के ऊपर उर्दन का कब्जा है। 1949 के जंग के इख्तिताम के बाद यहूदियों को मजीद हौसला मिल जाता है और वो अरब फलस्तीनियों को उनकी जमीनों से बेदखल करना शुरू कर देते हैं, जिसको अरबी जुबान में नकबा यानी तबाही कहा जाता है। 60 लाख के करीब अरब फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया जाता है, इस हालत में कि फलस्तीनी अपने घरों को ताले लगाकर चाबियां अपने गलों में लटका लेते हैं और इस आस से वो अपने घरों को छोड़ते हैं कि एक ना एक दिन दोबारा यहाँ पर आना नसीब होगा। इनके घरों की चाबियां आज भी इनके गलों में लटकी हुई हैं और वो इस आस के साथ इन चाबियों को लेकर घूम रहे हैं कि शायद इन घरों को दोबारा लौटना नसीब होगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये लौटना मुमकिन नजर नहीं आता। ये थी अरब इसराइल जंग के ऊपर एक पहली वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के हम मजीद वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।